आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, बहुत लोगों को यह लगता है कि अध्यात्म एक अंधविश्वास है, परंतु जो लगातार अध्ययन कर रहे हैं साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में, न्यूरोबायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिजिक्स में, एडवांस केमिस्ट्री में, और विशेष करके जो कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, और एमआरआई वगैरह का, एफएमआरआई वगैरह का पूरा अध्ययन करते हैं, तो वे सब अब इस विषय पर आ रहे हैं कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं, जो उसकी सोच समझ है, जो विचार हैं, जो उसकी चेतना का प्रवाह है, मनुष्य की या अन्य पशु पक्षियों वनस्पतियों इन सभी की, तो इस चीज को वे महसूस कर रहे हैं कि इसका जो है एक वैज्ञानिक आधार है। यानी जो कुछ भी हम सोचते हैं, विचारते हैं, जो व्यवहार करते हैं, और जो हमारे में रहस्य है, जो हम हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन है माइंड का और बॉडी का, और माइंड में भी जो बहुत गहरे माइंड का, और जो भौतिक पदार्थ है इनका, आखिर इन सब का एक कॉम्बिनेशन है, एक सिंक्रोनाइजेशन है। ये आखिर किसी न कोई तरह से संबंध बनाते हैं और एक समन्वय के साथ चल रहा है। यानी बायोलॉजी और फिजिकल वर्ल्ड एक समन्वय के साथ चल रहे हैं, और इसके साथ ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसका भी कहीं ना कहीं महत्व है, रोल है। और इसी को फाइंड आउट करने के लिए, इसी को पता लगाने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। अब अध्यात्म जो है वो वैसा गुण नहीं रहा जो कि शोध का विषय ना बन सके, और इसलिए यह अंधविश्वास भी नहीं रहा। और धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास है वो अध्यात्म में नहीं है। अध्यात्म अंधविश्वास का कोई महत्व नहीं है। धर्म में तो अंधविश्वास और मान्यताएं हैं, और यहाँ जो सनातन धर्म है इसने कभी भी मान्यताओं पर बल नहीं दिया है। सदैव जो है खोज पर, रिसर्च पर, शोध पर महत्व दिया है, और इसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी रखा है। तो अब जो है, जो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं, विशेषकर कॉन्शियसनेस पर जो शोध कर रहे हैं, उन लोगों ने, और जो फिजिक्स पर जिन लोगों ने शोध किया है, तरंगों पर जो शोध कर रहे हैं, तो उनका क्या संबंध है, इस विषय पर बहुत सारे शोध निकल करके आए हैं। और जहां तक ये, अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड में भी जो सूक्ष्मता की अगर हम बात करें, पदार्थों के नहीं बल्कि उस ऊर्जा की बात करें, तरंगों की बात करें, वेव की बात करें, फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो हमें समझ में आता है कि नहीं, कुछ न कुछ तो यहाँ पर ऐसा है जो कि हम लोग उसको
अपनी भावनाओं के साथ जोड़ सकते हैं। तो मेडिकल साइंस ने इस पर काफ़ी शोध किया। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ कहने के पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो आज का जो विषय है जिसको रखना चाह रहे हैं, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम फ्रिक्वेंसी को एक तरह से डिफाइन करते हैं। पहले तो आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी आखिर होती क्या है। तो जो तरंगें होती हैं तो उनको वेव कहा जाता है। तरंगें जो होती हैं, ध्वनि की भी तरंगें होती हैं, प्रकाश की तरंगें होती हैं। हर चीज़ जो ऊर्जा रूप में है वो तरंग में है। ऊष्मा है, उसकी भी तरंग है। सब चीज़ तरंगों के रूप में है। तो जो तरंगों के रूप में है तो अब वो क्या होता है कि वे जो तरंगे हैं तो किसी एक पॉइंट पर पूरी एक तरंग जो होती है तो वैसी वैसी कितनी तरंगें किसी एक बिंदु से पार हो जाती हैं प्रति सेकंड, उसके आधार पर हम लोग हर्ट्ज बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, जिसको हर्ट्ज में नापा जाता है। तो हर्ट्ज एक साइंटिस्ट रहे, उनके आधार पर इसमें नामकरण किया गया। तो एक बिंदु पर जितनी तरंगें पार हो जाएंगी एक सेकंड में, उसको हम लोग नापते हैं। और एक जो तरंग होती है तो उसमें जो उसका आधारभूत होता है, वहाँ से वह तरंग जितना डेविएट होती है, अधिक से अधिक जितने दूरी तक जाती है, तो वह जो सबसे अधिकतम जो डेविएशन होता है उसको भी आंकते हैं एक बेस से, उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। अब हिंदी में तो इस वक्त मैं नहीं बता पाऊंगा कि एम्पलीट्यूड किसको हिंदी का क्या है, लेकिन वह एम्पलीट्यूड कहलाता है साइंस की भाषा में। तो यहाँ पर जो है अब हम तरंगों को देखते हैं कि ये जो कितनी फ्रिक्वेंसी पर कौन सी तरंगे हैं, उसके आधार पर देखते हैं। तो यहाँ जो वैज्ञानिक हैं, अब तक जितने श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, उन लोगों का यही कहना था कि यहाँ इस दुनिया में जितने भी तत्व हैं जो आपको बड़े दिखें या छोटे दिखें, ठोस दिखें या तरल दिखें या बिल्कुल प्लाज्मा स्टेट में दिखें, किसी भी स्टेट में दिखें, वे तरंग के ही रूप में हैं वस्तुतः। और जो स्थिर भी दिखती है, वास्तव में वह स्थिर नहीं है, वो भी कांप रही है, उनमें भी गति हो रही है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं, गति हो रही है। और जब भी गति होगी तरंग निकलेगी, वाइब्रेशंस होंगे, कंपन होंगे, तो उसमें वेव निकलेगा। तो उन तरंगों की अपने सबकी फ्रिक्वेंसी होगी। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है, जो सबकी अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, अलग अलग पदार्थ की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और वह पदार्थ जब अलग स्टेट में जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी। कहने का मतलब ये कोई ठोस पदार्थ है, मान लीजिए लोहा है, यदि आप उसको हिट कर रहे हैं खूब, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जब बदल जाएगी, जब वो बहुत गर्म होगा तो फिर वही फ्रिक्वेंसी नहीं रहेगी, उसकी स्टेट बदल जाएगी। और गर्म करेंगे वो तरल रूप में हो जाएगा, बहने लगेगा लोहा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी। तो जब आप उसको जितना हिट देते जाएंगे उसकी फ्रिक्वेंसी बदलती जाएगी, उसका नेचर बदलता जाएगा, उसके हिसाब से उसका व्यवहार बदलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगी, उसके गुण बदलेंगे, धर्म बदलेंगे, और उसके हिसाब से ही घटनाएं बदलेंगी। तो उसी तरह से हर चीज की होती है। तो मनुष्य भी जो है वह जैसे जैसे यदि वह गर्म होगा तो उसके हिसाब से, यदि क्रोधित होता है तो उसके हिसाब से उसकी फ्रिक्वेंसी अलग होगी। उस समय उसके माइंड से जो तरंगें निकलेंगी, उसके एक एक शरीर से जो तरंगें निकलेंगी वो अलग होंगी। जब वह शांत स्थिति में होगा तो उसकी तरंगें जो होंगी वो अलग होंगी। जब वो कामुक होगा तो उसकी तरंगें अलग होंगी। और जब वह प्रेम में होगा तो तरंगें अलग होंगी। जब वह ज्ञान में होगा तो तरंगें अलग होगी। जब वह नींद में होगा तो तरंगें अलग होंगी। जब वो सामान्य काम कर रहा होगा तो उसकी तरंगें अलग होंगी। जब गा रहा होगा तो उसकी तरंगें अलग होगी। जब नाच रहा होगा तो उसकी तरंगें अलग होगी। यानी हर गतिविधि के लिए अलग तरंगें होंगी।
और इसको यदि हम पलट दें तो ऐसा है कि जिस तरह की तरंगें उसमें प्रवाहित होंगी उसके हिसाब से उसकी गतिविधि हो जाएगी। यानी गतिविधि के लिए कोई सोच करेगा वो, और उस सोच से वो तरंगें उस तरह से आएंगी, बनेंगी उसकी, और वैसी गतिविधि हो जाएगी। और उसी तरह से जैसी गतिविधि होगी उसके हिसाब से उसकी तरंगें हो जाती हैं। तो यानी ये उलट जाते हैं, तरंगों के हिसाब से उसकी गतिविधि हो जाएगी या गतिविधि के हिसाब से तरंगें हो जाती हैं। इन दोनों का इस तरह से ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन है। तो हम लोग के मस्तिष्क में बहुत सारी तरंगें होती हैं, जैसे 5 तरंगें मुख्य रूप से मानी गई है। दिमाग की तरंगें की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे शरीर की उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिमाग की तरंगों की यदि बात की जाए तो हम लोग के दिमाग में जो ब्रेन वेव्स होते हैं ये अल्फा, बीटा, डेल्टा, थीटा, गामा होते हैं, जिसमें गामा जो है सबसे हाई फ्रिक्वेंसी की होती है, जो कि 30 से 40 हर्ट्ज के आसपास आंकी जाती है। और जो डेल्टा होती है वो सबसे लो होती है, जो 0.1 से 3.5 हर्ट्ज तक होती है। और हम लोग सामान्यतः जो हम लोग काम करते रहते हैं तो वो अल्फा और बीटा तरंगों में हम लोग काम करते हैं। 8 से 12 हर्ट्ज का जो है अल्फा होता है और 12 से 30 हर्ट्ज तक का जो है बीटा होता है। ये हम लोग सामान्य अवस्था में रहते हैं। और थीटा अवस्था में हम लोग नींद में चले जाते हैं, ये 4 से 8 हर्ट्ज के आसपास तक ये होते हैं। तो इस तरह से ये जो तरंगे हैं इसके आधार पर जो है हमारे दिमाग की इस तरह से सोच समझ विकसित होती है और उस हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। अब ये तरंगें आपस में मिलती जुलती हैं, क्रिया प्रक्रिया करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि अगर किसी 2 वस्तु को या 2 से अधिक वस्तुओं को आपस में करीब लाया जाए, नज़दीक लाया जाए, तो उन सब की तरंगें ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद सिंक्रोनाइज हो जाती हैं। वे एक दूसरे से मिल करके एक कॉम्प्लेक्स तरंगों को बनाती है, निर्माण करती है। और फिर उसका जो यानी वो एक रिजल्टेंट होता है। इन तीनों तरंगों का जो है 3 प्रकार के तरंगों का जो रिएक्शन हो जाता है, इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, यानी ये अपने समन्वय बना लेती हैं और एक रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी निकालती हैं। तो जो उसका परिणाम आता है वह रिजल्टेंट है, यानी उस तरह का जो परिणाम सामने आता है उससे वो व्यवहार सामने में आएगा। तो हम जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब इसी तरह से मिल करके एक जटिल बनाते हैं। तो हर, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई भी पदार्थ हो, तो इनकी एक तरंगें होती है विशेष रूप से। और उसके हिसाब से कहते हैं कि इसमें इसी तरह से चेतनाएं भी हैं जो वे आपस में मिल करके और जटिल बना लेती हैं। और उस तरह से एक तरह से वह जो जटिलता आती है, जितनी जटिलता आती है उसके हिसाब से ही उसकी चेतना उतनी जो है वो डेवलप मान लिया जाता है कि ये इस तरह से होगा। क्योंकि बायोलॉजी में क्या है कि बहुत सारी तरंगे हैं तो बहुत ज़्यादा जटिलता है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे पदार्थों का यहाँ समन्वय है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं हम लोग के शरीर में एब्जॉर्ब किए हुए हैं, जैसे जिंक भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको कहता है माइक्रो एलिमेंट्स भी हमारे में मौजूद है। इन सब का कॉम्बिनेशन बन करके एक बहुत जटिल इसको समझ लीजिए सिंक्रोनाइजेशन होता है। इसके कारण बहुत जटिल जो है हमारे में संचेतना का प्रवाह होता है। और जो वैसे तो साइंटिस्ट भी इसी को अब धीरे धीरे मान रहे हैं कि सभी जो पदार्थ हैं या छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं, छोटे छोटे जीव जंतु, प्राणी, वायरस, बैक्टीरिया, सभी में कुछ न कुछ चेतना है, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इसको पैनसाइकिज्म कहा गया है। तो अब इस पर धीरे धीरे लोग जूम कर रहे हैं, इस पर आ रहे हैं कि ऐसा जो है आ जाता है।
और इससे कुछ उदाहरण भी सामने आए, जैसे कि मान लीजिए कि जो कि जुगनू हैं जो उड़ते हैं, अब देखे होंगे कि बहुत सारे जुगनू जब मिल जाते हैं तो फिर वे सब रोशनी जो है कर देते हैं, इसको फायर फ्लाई कहते हैं। तो ये जुगनू बहुत सारे रोशनी सब निकालना शुरू कर देते हैं आपस में देखा देखी। तो ये एक बहुत अचंभे वाली बात होती है कि एक विशेष फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करके अपने रोशनी निकालते रहते हैं। उसी तरह से लेजर की किरणें हैं, आप देखेंगे कि जो फोटोन्स होते हैं, यानी जो प्रकाश के जो पार्टिकल है उसको फोटोन कहा जाता है। तो ये फोटोन होते हैं या एक ही पावर की एक ही फ्रिक्वेंसी के निकलते हैं तो लेजर बीम बनता है। तो उसी तरह से हम लोग के दिमाग में भी, हम लोग के दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, तो ये न्यूरॉन्स जो हैं ये फायर करते हैं। इसका जो एंड पॉइंट होता है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, तो वहाँ पर जो है ये फायर करते हैं। तो जितने ज़्यादा फायर करेंगे तो उतने ज़्यादा हिसाब से जो है संचेतना हमारे में जागृत होती है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा हम सक्रिय होते हैं, माइंड के हिसाब से अलर्ट होते हैं, उसके हिसाब से हमारे न्यूरोनल फायरिंग्स होती है, और उतनी तेज फायरिंग होगी और उतने ज़्यादा फायरिंग होगी, और वे आपस में कनेक्टेड होंगे, रिलेटेड होंगे, और जो जिसमें जितना रिलेशन होगा उतना कोहेरेंस बनेगा और उतना ही उच्च स्तर की वो चेतना होगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा फायरिंग्स होती है, तेज फायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है, और उसमें समन्वय भी बहुत अच्छा होता है। इसके कारण कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। वहीं पर जो मंद बुद्धि के लोग हैं, जो बहुत मोटे काम करते हैं, तो उनमें उतना अलर्टनेस नहीं होता है, उतना बारीक नहीं होते हैं, व्यवहार में उतना रिफाइंड नहीं होते हैं, और सोच में उतने रिफाइंड नहीं होते हैं, भावनाओं में उतने रिफाइंड नहीं होते हैं, तो उनमें ये फायरिंग कम होता है, न्यूरोनल फायरिंग कम होगा। जितने ज़्यादा विषयों का ज्ञान होगा आपको, जितने तरह के विषयों का ज्ञान होगा, जितना गहरा ज्ञान होगा, उतनी ज़्यादा फायरिंग होगी, और जितनी फायरिंग होगी उतना ही ज़्यादा आप उस क्षेत्र में विकसित होंगे। यानी आपके न्यूरॉन्स जो हैं, दिमाग की जो तंतुएं हैं, सूक्ष्म तंतुएं जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, वे जितने सक्रिय होंगे, उसी को बायोलॉजी की भाषा में फायरिंग कहते हैं, न्यूरोनल फायरिंग्स कहा जाता है, तो उतने ही ज़्यादा आप में चेतना बढ़ेगी, अलर्टनेस आप में आएगा, उतने ही ज़्यादा विषयों का आपको ज्ञान होगा, बोध होगा, और वैसी अवस्था को आप प्राप्त होंगे। आपके भीतर में मोह है, क्रोध है, लोभ है, द्रोह है, या शांति है, ज्ञान है, आनंद है, प्रेम है, जो ये सब हैं, या उदासीनता है, इन सब के पीछे ये बताया जाता है कि ये तो वाइब्रेशन से कंपन ही होते हैं, हमारे न्यूरोनल्स फायरिंग ही होती हैं, जो कि अंततः हमें इसमें करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो कि इनके फायरिंग में मदद करते हैं, और उसके पीछे जो है हमारी बहुत गहरी सोच होती है, और उस सोच के पीछे तो हमारा आत्म तत्व ही होता है, जो कि इन वाइब्रेशन से, इन जो फ्रिक्वेंसी की बात की जा रही है, इससे परे होता है। वह जो है शुद्ध रूप से आध्यात्मिक हो गया। लेकिन यह जो मध्य क्षेत्र जो है, यह जो है जो अध्यात्म से भी संबंधित है और यह सांसारिक चीज़ों से भी संबंधित है। यह वाइब्रेशन से कंपन है। मैं ये नहीं कहता कि जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं वाइब्रेशन ही सब कुछ है, वाइब्रेशन सब कुछ नहीं है, लेकिन यह मध्य क्षेत्र है जहाँ से आप पदार्थ में भी जाते हैं और यहाँ से आप अध्यात्म में भी जा सकते हैं, आत्म स्तर पर जा सकते हैं, जहाँ फायरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ वाइब्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ गति की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी उपलब्धता हर जगह विद्यमान है, तो वह उस आत्म तत्व में भी आपका प्रवेश हो जाता है। तो खैर, इस विषय पर जो है यह विज्ञान का यह विषय इसलिए मैंने चुना है जो इससे संबंधित, ताकि किसी को यह न लगे कि जो अध्यात्म जो है वह एक अंधविश्वास मात्र है और यह धीरे सिद्ध हो गया है। इसलिए ये नास्तिकों के लिए बहुत बड़ा यह प्रश्न चिन्ह लगेगा, और उनको समझना पड़ेगा कि आखिर हम लोग की गतिविधि के पीछे जो आध्यात्मिक पहलू काम कर रहे थे, तो वह धीरे धीरे अब अनर्थ हो रहा है। अब धीरे धीरे वह साइंटिस्ट उसको निकाल रहे हैं, सबके सामने ला रहे हैं, शोध कर करके ला रहे हैं, डॉक्टर्स ला रहे हैं शोध कर करके। तो यहाँ पर उसका हमारा उद्देश्य था। तो खैर,
आप अगर साइंटिस्ट की शब्दावलियों को देखेंगे और उनके वक्तव्यों को देखेंगे तो आइंस्टीन साहब ने कहा था कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। इस जीवन में जो कुछ भी है सब कंपन है। और टेस्ला साहब जो थे वो भी बहुत बड़े फिजिस्ट थे, तो उन्होंने भी कहा था कि इफ यू वांट टू find the secrets of this universe, think in terms of energy, frequency and vibration। अर्थात यदि आप इस ब्रह्मांड के राज को, रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा ऊर्जा के संदर्भ में, कंपन के संदर्भ में और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के संदर्भ में। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, तो उस संदर्भ में आपको सोचना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग थ्योरी है, यह भी जो है वाइब्रेशन की ही बात करता है। इसमें कहता है कि हर चीज वाइब्रेशन है और वो एक स्ट्रिंग धागे के रूप में है, यहाँ बहुत सूक्ष्म रूप से, वो कण के रूप में नहीं है बल्कि धागे के रूप में है, वही तरंगों के रूप में है। और वे तरंगें जो है धागे के रूप में एक दूसरे से लिपटी है और क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं, लहराती रहती हैं, संबंध बनाते रहती हैं अलग अलग एंगल से। तो यहाँ पर जो है अब यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के भी जो है उसको यूनिवर्सल लॉ भी बना दिया गया है, और जिसने कि पूरा यूनिफाइड फील्ड थ्योरी भी बनाया था जॉन हैगलन ने। अब ये इन सब का जो रिसर्च जो सामने आया है तो उसने जो है, अब हम लोग चूँकि fMRI से जो है बहुत कुछ शोध किया जा रहा है हम लोग के मस्तिष्क का, और कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी जो है हमारे माइंड में इलेक्ट्रोड को प्लांट करके, या अब तो बाहर से भी तरंगों को ग्रहण करके पता लगाया जा रहा है, और उसका हमारे इशारे पर चलने वाले कंप्यूटर्स तक भी बना लिए गए हैं, और हम सिर्फ अपने सोच से जो है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो तय हो जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल तक धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो अब जो है मैं यह कहना चाहता हूँ आध्यात्मिक रूप से कि हमारे में कौन कौन से, हम किस भाव में होते हैं, तो कैसी तरंगें होती हैं मस्तिष्क में, और वैसी तरंगें होती हैं तो कैसे भाव हो जाते हैं। जब आप साधना के स्तर पर जाएंगे तो अलग अलग तरह की भावनाएं और तरंगें आप में आने शुरू हो जाती हैं। तो अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो अगर हमारे में अपराध बोध होता है, मनुष्य में अपराध बोध की भावना होती है, तो उस वक्त हमारा जो दिमाग है वो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर स्थित रहता है, 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है उस वक्त दिमाग, जब हम लोग में अपराध बोध की भावना होती है। और जब हमारे में एपैथी की भावना होती है, उदासीनता की भावना होती है, निराशा की भावना होती है घनघोर, हाँ, उस वक्त जो है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमारा मस्तिष्क कार्य कर रहा होता है। वैसी स्थिति में हम रहते हैं। और जब हम दुख में होते हैं, परेशान होते हैं दुख में, उस वक्त जो है 75 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है, 75 हर्ट्ज पर। जब हम डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, तो 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम हो रहा होता है। भयभीत अवस्था में हमारे दिमाग से 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है निकलती रहती है, उससे हम सराबोर होते हैं। और जब हम कोई कामना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, तो उस वक्त हमारे दिमाग में वैज्ञानिकों ने नापा है 125 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है।
और जब हम गुस्से में होते हैं उस वक्त 150 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। जब हमारे में क्रोध काफी उबलने लगता है और जब हमारा अहंकार होता है, देखिए क्रोध से भी ऊंचा स्तर पर अहंकार काम करता है, वो 175 पर काम करता है। क्रोध तो 150 पर कर रहा है, अहंकार 175 पर कर रहा है। उस जगह पर हमारा काम कर रहा है। और जब हमारे में साहस हो जाता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है। 200 हर्ट्ज पर वो काम करता है हमारा मस्तिष्क। उस वक्त ऐसा नहीं करता, यानी 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर मस्तिष्क में दिया जाए तो कायर को भी जो है साहसी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है। और जब हम तटस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, तो 250 हर्ट्ज पर हमारी फ्रीक्वेंसी काम कर रही होती है। उस समय हमारे न्यूरॉन्स में ये क्षमता होती है, हमारा मन मस्तिष्क 250 हर्ट्ज पर रेजोनेट कर रहा होता है, या रेजोनेंस होता है। इसको सीटीसी रेजोनेंस कहा जाता है। और ये जो सीटीसी रेजोनेंस है, हाँ, तो ये सीटीसी रेजोनेंस जो हमारा कोहेरेंस बनता है दिमाग में, ये सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है, तो कम्युनिकेशन इन कोहेरेंस है सीटीसी। तो इस समय ऐसा काम कर रहा होता है। और जब हम कोई इच्छा इस तरह से जाहिर करते हैं, कुछ प्रेरित करते हैं, अपना संकल्प करते हैं, कुछ करने के लिए करते हैं, तो वो 310 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा होता है उस समय हमारा मस्तिष्क। यानी 310 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम किया जाए तो हमारे में इस तरह के भाव आ जाएंगे कि हम कोई संकल्प कर पाएंगे। और यदि हम स्वीकार करते किसी चीज को, स्वीकार भाव हमारे में आता है, स्वीकृति आता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और हाई होती है। 350 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। यानी किसी को ग्रहण करने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। हमारा दिमाग जब हाई फ्रीक्वेंसी पर होगा तभी हम ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए क्रोध में हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, सारी बातों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि क्रोध तो देखिए आपका जो है लोअर लेवल पर काम कर रहा है, मात्र 150 हर्ट्ज पर काम कर रहा है। और यह जो है एक्सेप्टेंस सीधे 350 हर्ट्ज पर काम कर रहा है, तो ग्रहण नहीं हो पाता है। इसलिए किसी चीज को ग्रहण करना है तो अपने फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना पड़ेगा, 350 हर्ट्ज तक ले जाना पड़ेगा। और हमारे में रीजनिंग जो होती है, जो तर्क होता है, वो इससे भी ऊंचे स्तर पर काम कर रहा होता है। जब हम तर्कशील होते हैं, तर्कसंगत होते हैं, किसी बात को रखते हैं, उस पर हमारा दिमाग 400 हर्ट्ज पर काम कर रहा होता है। यानी 400 हर्ट्ज पर जब हम चले जाएंगे तो हम तर्कसंगत हो जाएंगे। और अगर हम तर्कसंगत नहीं है, इसका मतलब है हम जो है लोअर फ्रीक्वेंसी के लेवल पर जी रहे हैं, अभी हाई फ्रीक्वेंसी के लेवल पर नहीं। तो जो काफी तार्किक बात करते हैं वे, इसका मतलब है विज्ञान की भाषा में 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हैं अभी। और यदि हम प्रेम में हैं, लव में हैं, तो वैज्ञानिकों ने नापा है कि जो लव है उसका और इससे ऊपर स्थान है, वो 500 हर्ट्ज पर काम कर रहा होता है। यानी तर्क से ऊंचे स्थान पर प्रेम है, तर्क से ऊंचा स्थान है प्रेम का। तर्क जहां 400 फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, वहां पर प्रेम जो है 500 फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। लेकिन इस प्रेम का जो परिणति है, जो कि आनंद है, जॉय है, उसका इससे भी ऊंचा स्थान है। वो 540 हर्ट्ज पर काम कर रहा होता है। यानी 540 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में जब हमारा दिमाग रेजोनेट करेगा तो हमें आनंद की अनुभूति होने लगेगी। यह वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया।
और शांति की अवस्था में तो हमारी फ्रीक्वेंसी और हाई हो जाएगी, जब हमारा मस्तिष्क एकदम शांत हो गया है। तो यह जो आनंद का क्षण है, इससे भी ऊंचा स्थान प्राप्त हो जाता है, शांति की अवस्था। और इस अवस्था में 600 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर हमारा दिमाग रेजोनेट कर रहा होता है। वहां जो सिंक्रोनाइजेशन है, कोहेरेंस है, वो 6000 हर्ट्ज पर है। समझ सकते हैं कितनी ऊंची अवस्था होगी। और जब हम समाधिस्थ हो जाएंगे इस तरह से कि हम ज्ञान अवस्था को उपलब्ध हो जाएं, तो उसके लिए 700 हर्ट्ज और उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी चाहिए। परम ज्ञानी के लिए तो 700 हर्ट्ज से ऊपर की अवस्था चाहिए, इसलिए परम ज्ञान की अवस्था बहुत ऊंची है। तो यह वैज्ञानिकों ने माना है कि यह जो है सुपर कॉन्शियसनेस की जो स्थिति होती है 700 हर्ट्ज पर आ जाती है। लेकिन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो होता है वो उससे भी ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर आएगा, वो 700 प्लस में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का माइंड जो है किस हिसाब से रेजोनेट कर रहा है, कैसे कोहेरेंस कर रहा है, हम लोग के दिमाग में कौन से फ्रीक्वेंसी, कौन से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे में भावनाएं प्रकट होती हैं, हमारे व्यवहार प्रकट होते हैं, हमारे विचार प्रकट होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति प्रकट होती है, हमारी आध्यात्मिक स्थिति प्रकट होती है। ऐसे यह विज्ञान के द्वारा अब ऐसा समझ लिया गया है। तो यह जो है मैंने आपको यह वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रखा है ताकि आपको लग जाए स्पष्ट रूप से कि यह अंधविश्वास नहीं है। कोई भी जो साधक है, वो जो भी साधना कर रहा है, उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को आराम से आजकल एफएमआरआई के जरिए जाना जा सकता है, आंका जा सकता है, मापा जा सकता है। अब यह कोई अंधविश्वास नहीं रहा। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं है, यह तो उसके दिमाग के इर्द गिर्द जो तरंगे हैं उसको कंप्यूटर में दर्ज करके आंका जा सकता है और झूठे की पोल खुल सकती है और सच्चे की मान्यता हो सकती है। इसमें इतना ही।